अमेरिका और ईरान में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते हैं कि ईरान की तरफ से उनकी हत्या की जा सकती है, तो ऐसे मौत की आशंका क्यों जता रहे हैं वो? और ईरान क्या कुछ रणनीति रच रहा है? इस पूरे मामले पर हमने बात की मिडिल ईस्ट के जानकार कमर आगा से। आइए जानते हैं कि ईरान और अमेरिका मुद्दे को लेकर वे क्या कुछ कह रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बड़ी रीजनल वॉर हो जाएगी और बहुत भयानक होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये तो अभी नहीं कहना मुश्किल है। मंडे के दिन और पता चलेगा जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साहब ट्रम्प से मिलेंगे वॉशिंगटन में, तो उसके बाद और मसला सामने खुल के आएगा। और दो चीजें हैं, 2 बार युद्ध हुआ, दोनों युद्ध में अमेरिका के जो हित थे या अमेरिका के जो गोल्स थे या इजराइल के जो गोल थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। अब ये बातचीत से चाह रहे थे कि कुछ इनको राहत मिल जाए, बातचीत हो, तो ईरान इनको ओब्लाइज नहीं कर रहा। तो जंग के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। अगर नहीं होती है युद्ध तो फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस तो मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ऑलरेडी इतना कम हो गया है, फिर तो बहुत ही मुश्किल होगी अमेरिका के लिए। इसी के और अमेरिका इस क्षेत्र को मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से छोड़ेगा। 20% ऑयल एंड गैस है यहाँ पे, प्लस फिर अरब देशों का सारा जो ऑयल ट्रेड है वो डॉलर में होता है, और डॉलर के मतलब ये जो भी मुल्क तेल खरीदता है उसका पैसा अमेरिका में जाता है, वहीं इन्वेस्ट ये करते हैं, और जो खर्चे का होता है वो अपने मुल्क में लाते हैं। तो बहुत फायदे हैं। अमेरिकन ऑयल कंपनीज के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी कंपनीज हैं यहाँ पे ऑपरेट करती हैं जो बाई प्रोडक्ट बनाती हैं तेल से। इस क्षेत्र को अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से छोड़ देगा। फिर उसका मसला है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, वो इंटरनेशनल वाटर था, अब वो ईरानियन वाटर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। युद्ध में उसको ये ले भी नहीं पाए। ठीक है, बहुत से देश गैस पाइपलाइन इन सब की बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत समय लगेगा। दूसरी चीज ये भी है कि ईरान जो है वो दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इस्तेमाल करेगा, जबी पेन बंद कर देगा उसको। और यही नहीं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अब हम ऑयल इंस्टॉलेशन को भी अटैक करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये तो अगर आरामको और दूसरे जो ऑयल असेट्स हैं जहाँ से निकलता है तेल या जहाँ रिफाइन होता है, रिफाइनरीज को अगर टारगेट बनाया तो बहुत समय के लिए तेल आना मुश्किल हो जाएगी वहां से। और इन इकोनॉमी, सारे इन देशों की जो इकोनॉमी है वो तेल पे ही निर्भर है। तो मैं समझता हूँ कि ये मसले अगर बातचीत से हों तो सॉल्व भी हो सकते हैं, युद्ध से नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन जो रशिया के हैं उनको बहुत सही एडवाइस दी थी कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, बातचीत से ही मसले हल कीजिए। जी मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जी एक और युद्ध होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं चालू होगा, ये कुछ भी कर लें, क्योंकि ईरान में नेशनलिज्म बहुत है और ईरानी मानने पे नहीं तैयार। इस वक्त सब यूनाइटेड हैं उनके यहाँ, वो कहते हैं न्यूक्लियर भी तुम यूज कर लो तब भी हम नहीं मानेंगे। और सर हालात ये जो शहबाज और मुनीर है, इनके लिहाज से ये जो जंग दोबारा छिड़ी है, इसके कुछ तो इस पे सर क्या होगा कुछ असर इसका? भाई इनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ही बैठ जाएगी। जी इनके पास न तो ऑयल रिजर्व्स हैं जी और ना ही इनके पास पैसा है तेल खरीदने का। कहाँ से आएगा इनके पास तेल? ये तो बहुत बुरी मुसीबत में, प्रॉब्लम में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अच्छा इस तरह के बहुत से देश हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम तो इनके पास हो जाएगी, पहले ही हो गई थी, अब तो और ज्यादा होगी। अच्छा, ये सर जो ये डील करवा रहे थे, इसकी बातें कर रहे थे, ये इससे भी इसको इनको कूटनीतिक तौर पर बड़ा झटका लगा होगा। अगला कदम क्या होगा? जैसे ये जो जनाजे में शामिल हुए थे ईरान में खामनेई के। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एक मैसेंजर के रूप में था। ईरान अपने प्रपोजल देता था पाकिस्तान को, पाकिस्तान उनके हैंड ओवर कर देता था, वो इनको देते थे,
جی یہ ایران کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے. کوئی بہت بڑا ان کا رول تھا نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پاکستان کو کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اس طرح کی ڈپلومیسی کا. ان کا ایکسپیرینس الگ ہے, آتنکواد کو بڑھانا, اور اس میں ان کا بہت پرفیکشن ہے. لیکن یہ کہ پیس بلڈنگ کے کام میں وہ کبھی نہیں رہے. وہ تو ٹینشن, وار, ان سب میں ان کا انوالومنٹ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا ان کے ساتھ بہت بڑا بارڈر ملتا ہے, اور ایران کہ ان کے ساتھ ایران کا بہت اچھے ریلیشنز نہیں رہتے, کیونکہ کئی ملیٹنٹ گروپس ہیں, لشکر جھانگوی, سپہ صحابہ, اور بھی ہیں 2-3 وہاں بیسڈ ہیں, جو اسلامک ملیٹنٹ گروپس ہیں پاکستان میں رہتے ہیں, آپریٹ کرتے ہیں. ایران کے اندر انہوں نے بہت بار بامبنگ کی ہے, تو ایران ان سے بہت زیادہ خوش بھی نہیں رہتا. لیکن کیونکہ امریکن پریشر تھا, امریکن چاہتے تھے کہ وہاں بات چیت ہو پاکستان سے, امریکن کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کو انوالو کرو, تو بعد میں پھر پاکستان کا استعمال وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ابراہیم اکارڈ کو بھی جوائن کرے, اسرائیل کو ریکگنائز کرے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, یہ تو کہنا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ ایران کی جو ہے نیتی جو ہے جی وہ بہت زیادہ پاکستان کی طرف نہیں نظر آتی شروع سے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دوسرے پہ سب سے بڑی بھروسے کی کمی ہے. بہت زیادہ بھروسے کی کمی ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اتنے اٹیکس ہوئے ہیں یہ پاکستان سے ایران کے اندر. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس 2 گروپ ایسے ہیں جو ایران کی پاکستان کے اندر شیعہ سمودائے پہ آئے دن اٹیک کرتے رہتے ہیں, ان کے مسجدوں پہ, ان کے امام باڑوں پہ, ان کے یا جو ان کے شردھالو ایران جاتے ہیں ان کو رستے میں روک کے بسوں سے اتار کے مارتے ہیں. تو اس طرح کی بھی گتی ودیاں ان کے یہاں پاکستان میں ہوتی رہتی ہے. اور من بہت وہ نہیں ہے, لیکن حالات ایسے ہیں ایران کے جی کہ ایران نے ان کو انگیج کیا. مجھے ایسا لگتا ہے جی ایران کی پہلی چوائس جو تھی وہ عمان تھی. اس نے کہا بھی تھا کہ ہم عمان سے بات چیت کریں گے, لیکن امریکنس نے جب انسسٹ کیا تو وہ راضی ہوئے. یہ بات تو ٹھیک ہے سر. آپ نے بہت بھیانک ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی انترراشٹریہ سمودائے کو ہستکشیپ کرنا چاہیے, اور یدھ سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے, بات چیت ہی سے ہوتے ہیں انت میں. جی تو اس سے پہلے کہ بربادی ہو, بات چیت کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے. اب دیکھنا ہے کیا ہوتا جی جی سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ہے.